बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई काम ना करना हो तो उसके लिए 100 हीले बहाने आसानी से बनाए जा सकते हैं। एक्सक्यूज़ेस का नाम दें आप उसको, ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, या फिर यूँ कहिए कि कहीं ना कोई चारा करके या मुतबादिल तलाश करके इंसान उस चीज़ से निकल आता है। मरी सानहे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत चल रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करे कि NDMC यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन का एक इजलास, एक मीटिंग कॉल की जाए, क्योंकि उस कमीशन के चेयरपर्सन जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब हैं और अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो उसके मेंबरान हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ने थ्रू ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसका बड़ा आसान एक हल तलाश किया, क्योंकि वज़ीर आज़म कई बार ये बात कर चुके हैं कि वो अपोजिशन लीडर से मिलना नहीं चाहते या उनको कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि वो उनको चोर, डाकू, लुटेरे और न जाने क्या क्या नाम देते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे अहम इशूज़ पर भी मुलाकातें नहीं हो सकी हैं। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि क्योंकि जनाबे वाला ये बड़ा अर्जेंट एक मामला है और एक मीटिंग कॉल करने में तो बड़ा वक्त लग जाएगा, तो क्यों ना एक एजेंडा जो है वो हम सर्कुलेट कर दें और वहां पे हम अपोजिशन लीडर को कह दें कि इस पर जो भी उनकी तजावीज़ हैं वो हमें फराहम कर दी जाएं। तो ये तरीका बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने इख्तियार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हुक्म के बाद। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो NDMC है पिछले 3 सालों में इस कमीशन की एक मीटिंग भी नहीं बुलाई गई है और अभी जो मरी है उस सानहे के बाद दोबारा से इसकी बाज़गश्त हम हर जगह सुन रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों अथॉरिटीज़ काम नहीं करती हैं। दूसरी तरफ जब हुकूमत ख़ुद वज़ीर आज़म साहब और हुकूमती वज़रा GDP ग्रोथ बता रहे थे और ये बता रहे हैं कि इकॉनमी किस कदर ग्रो कर रही है और 5.5% पर पहुँच गई है, जो बेस ईयर चेंज करने के बाद से बताया जा रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिस पर हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। कोविड रिलीफ फंड जो है खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 1.38 बिलियन की इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। उसमें डाउटफुल पेमेंट्स हैं, मिसमैनेजमेंट का जिक्र किया गया है, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का उसमें जिक्र है, ओवर पेमेंट्स की गई हैं, मिसयूज़ ऑफ फंड्स हैं और कुछ ऐसी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए जिनसे कम कीमत के मुकाबले में वही चीज़ें आप लोगों को फराहम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुछ महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं कुछ खास कंपनीज के साथ किए गए हैं। तो इसके हवाले से भी ऑपोजिशन एक डॉक्यूमेंट जो है वो पार्लियामान में जमा कराने की बात कर रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर जो अवाम से वादे रहे उसमें एक वादा रहा जनूबी पंजाब सूबे को बनाना। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने बिलावल साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी ख़त लिखा है और ये कहा है कि ये सूबा हम बनाना चाहते हैं तो लिहाजा इसके लिए मुशावरत शुरू की जाए ताकि तो कोई आईनी तरमीम आए। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टो में थी उस वक्त तो 2018 के बाद तो उन पर अमल नहीं किया गया। अब जबकि हुकूमत का टाइम ख़त्म हो रहा है और अगले ही साल 23 में इलेक्शंस हैं, तो क्या शाह महमूद साहब की तरफ से या इस हुकूमत की तरफ से एक PR एक्सरसाइज की जा रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट के तौर पर लिया जाए? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे कि जो प्रेसिडेंट साहब के हवाले से, आरिफ अलवी साहब के हवाले से सेनेट में अपोजिशन मेंबरान की तरफ से बहुत ज़्यादा शोर गुल जो है वो हमने सुना। पहले ही कहा जाता था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ या चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़। अब जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ एक डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस जो है वो फ़ाइल किया जाए, क्योंकि वो एक इम्पार्शल सदर हैं। ये अपोजिशन की तरफ से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, पार्शल सदर हैं, इम्पार्शल होना चाहिए सदर को। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने पर्सनल कारोबार के लिए गवर्नर हाउस सिंध का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया आपका।
चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो सेनेटर अफनान, मैं आप ही से स्टार्ट करूंगी कि ये जो सेनेट के अंदर आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने अपना ओथ वायलेट किया है, तो इसके वाकई कोई शवाहिद हैं, किन बुनियाद पे कह रहे हैं, या वो जो उनकी तकारीर आई और वो जो उनके बेटे के कारोबार की कोई इनॉग्रेशन की तस्वीर आ गई थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का होता है, प्रेसिडेंट जो है वो हुकूमत का नहीं होता। स्टेट के अंदर आपके बहुत सारे और भी इदारे आ जाते हैं जो वैसे गवर्नमेंट के या कहते हैं मातहत नहीं होते, तो वो जो है उसको इम्पार्शली बिहेव करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे पिछले 3 साल में इस मुल्क के और बाकी हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ गए हैं, तो इसी तरह जो है वो ये मामला भी इतना ज़्यादा ख़राबी की तरफ चला गया है कि सदर जो है वो स्पीच करता है और उसमें वो PTI की साइड लेता है, PTI की जो है वो मतलब कि और अपोजिशन को क्या कहते हैं टारगेट करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी नॉर्मली डेमोक्रेटिक सेटअप जो पाकिस्तान में रहे हैं इसकी जो है वो इतनी कोई जो पास्ट प्रेसिडेंस नहीं मिलती। तो उसको सामने रखते हुए और फिर हमने ये देखा कि सदर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा उनका रुझान अपने ज़ाती मामलात में जो है वो रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट को इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए। जो आप कह रहे हैं कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो गवर्नर हाउस सिंध में उनके बेटे का कारोबार आगे बढ़ाने के लिए बुलाई जाती थी? जी, बुलाई जाती थी। इसके अलावा और भी बातें हैं जो कुछ अभी वक्त के साथ साथ बाहर आएंगी, जिसके अंदर ये बात सामने आएगी कि काफ़ी ज़्यादा सदर साहब ने भी करप्शन की है। अच्छा, जैसे बाकी सब ने किया है तो उन्होंने भी अपना पूरा हिस्सा जो है वो अच्छा, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चौधरी साहब, जो हुकूमत में होता है ज़ाहिर है उनके हवाले से कहा जाता है या गुमान होता है कि करप्शन की है, बट जैसे ही कोई हुकूमत से जाता है तो उसके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत और शवाहिद भी आ जाते हैं, और किसी और जमात की जो अगली हुकूमत होती है वो फिर उन मामलात को अवाम के सामने रखती है। तो वाकई सदर साहब के मामले में भी अपोजिशन को इतना ही यकीन है, जिस तरीके से सेनेटर साहब भी बता रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की है, अपने जाती कामों के लिए गवर्नर हाउस सिंध का वो इस्तेमाल करते हैं? ये सारी चीजें सादिया ठीक हैं जो अफनान साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अपोजिशन को फोकस नहीं हटाना चाहिए। फोकस आरफ अलवी नहीं है, फोकस चेयरमैन सेनेट नहीं है, फोकस है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब, स्पीकर नेशनल असेंबली। ये फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। और बिल्कुल ये उनको स्पीचेस करनी चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, इधर उधर से नहीं। मसलन चेयरमैन सेनेट जो है उसके खिलाफ फैसला रिजर्व है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्दी वो फैसला सुना देंगे और उसमें से फैसला हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वहां पे फोकस रहेंगे स्पीकर कौमी असेंबली और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो ये सारे तो उसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं ना। अगर वो चले जाते हैं तो सदर बासानी जा सकता है, ठीक है, स्पीकर जा सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर बासानी जा सकता है, चीफ मिनिस्टर पंजाब बासानी जा सकता है। तो आपने कहीं से एक ईंट निकालनी है इस दीवार की, और ये दीवार जो वैसी बनी हुई है, रेत की बनी हुई दीवार है, ये तो बिल्कुल गिर जाएगी, ताश के पत्तों की तरह ये घरौंदा गिर जाएगा। बिल्कुल ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, आपने बात की क्यों हम चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जाए। क्योंकि इस वक्त ये जो फज फिगर्स आ रही हैं, मसलन पहले तो इन्होंने ये जो ग्रोथ दिखाने के लिए बेस ईयर चेंज किया, इसको समझने की जरूरत, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। पाकिस्तान में ग्रोथ को दिखाने के लिए 2005-2006 का ईयर जो था वो बेस ईयर था जिस पे फिगर्स निकाली जाती थी। इन्होंने तब्दील करके 2015-16 कर दिया, तो जिससे ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये वाकई जेन्युइन ग्रोथ है तो ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रही? गुर्बत में क्यों इजाफा हो रहा है? 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी, कोई 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन्होंने तो 1 करोड़ नौकरी देनी थी, मजीद बेरोजगार हो गए। जो भूख है वो क्यों बढ़ रही है? लोगों के मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्राइसिस क्यों है? बाकी जगहों पे क्यों है? सिर्फ एक जगह पे एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी आपको टेक्निकल एक पॉइंट बताऊं, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मिकदार नहीं बढ़ी।
क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आया है वो बिल्कुल जरूर है। लेकिन उसके साथ ये इंपोर्ट्स नहीं देख रहे। अगर 15.1 अरब डॉलर की आपकी पहले 6 महीने की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हुई हैं, तो आपकी 40.58 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स भी होगी 6 महीने के अंदर, यानी 25 अरब डॉलर से ज्यादा का खसारा है। सही है। और अगर आप सारा कुछ डाल भी लें, रेमिटेंसेस भी डाल लें, जो 30 अरब डॉलर आप कह रहे हैं, आप एक्सपोर्ट्स भी 30 अरब डॉलर डाल लें, तो फिर भी आपका खसारा जो है वो जाकर करंट अकाउंट खसारा 20 को टच करेगा, जो कि अलार्मिंग है इस वक्त। और हुकूमत है कि वो अजाब की तरह मुसल्लत। ठीक है, अच्छा, दो चीजें हो गई। एक तो अपनी प्रेसिडेंट साहब के हवाले से जो डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस की तजवीज गरीब आदमी है, सेनेट में ऑपोजिशन मेंबरान की तरफ से ही आपने कहा कि 100% से भी ज्यादा है। ये प्राइम मिनिस्टर और बाकी चीजें होंगी तो फिर प्रेसिडेंट भी ऑब्वियसली नहीं टिकेंगे। लेकिन इकोनॉमी पे आप कहते हैं कि अगर वाकई जीडीपी ग्रोथ जिस तरीके से फतेहाना साहब क्लेम की जा रही है, तो चौधरी साहब ने कहा कि वो फिर ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही, या उसका जो आप स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जो मैक्रो इंडिकेटर्स बताते हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, आवाम के लिए नहीं आ रहा। आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, आप मुतमईन हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत चलाई जा रही है? सादिया अफजाल साहबा, गुजारिश ये है कि जिस तरह हमारे अपोजिशन के रहनुमाओं ने ये बात कही है, उनका अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है। हकीकत ये है कि मुल्क की मैशत इस पूरे रीजन में तेज़ी से तरक्की कर रही है और 5% सालाना जीडीपी में ग्रोथ रेट हो तो ये अमेजिंग है। इन हालात में जबकि कोरोना वायरस से दुनिया जहान की मैशतें बैठना शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद ये है कि जहाँ तक इंपोर्ट में इजाफा का तल्लुक है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर साल से बंद था। मौजूदा हुकूमत के इक़दाम से इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर 3 शिफ्टों में चल रहा है, जिससे मज़दूर को मजदूरी मिली है और इकॉनमी में टैक्स का इजाफा हुआ है और एक्सपोर्ट में हम बहुत तेज़ से आगे बढ़े हैं। तो उससे जो पुरानी मशीनरी थी टेक्सटाइल की, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए 5 अरब डॉलर से ज़्यादा तो इन्होंने मशीनरी इंपोर्ट की है हमारे सनतकारों ने जो टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी मशीनरी पाकिस्तान में आई है और लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है जो इस वक्त बिज़नेस के साथ मुलव्वस और मुंसलिक हैं। और जहाँ तक बैरून मुल्क से हमारे जो पाकिस्तानी में पैसा भेज रहे हैं, उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है। ये उस एतमाद का इजहार है जो हुकूमत पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को है। यही वजह है कि जब हमने उनको वोट का हक़ दिया 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, सबसे ज़्यादा तकलीफ भी अपोजिशन को हुई कि चले सही, आपने वही बता दी कि भाई इस रीजन में इकॉनमी बड़े अच्छे अंदाज में ग्रो कर रही है। बट आपको लगता है कि अगला इलेक्शन आप अपने हल्के के अंदर इस मईशत के बाद, या ये जो महंगाई जिसको बार बार हम कहते हैं कि अगर अच्छे इंडिकेटर्स हैं तो आवाम के लिए तो मुश्किलात हैं, आटा, दालें, चावल, चीनी, आप पेट्रोल की कीमत देख लें, गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, उसके बाद पीटीआई जीत सकती है? देखिए, गुजारिश है कि पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है, सप्लाई और डिमांड की चेन में की मुतासर जो हुई हैं ड्यू टू कोविड-19। दूसरा ये कि बिल्कुल हम इसको तस्लीम करते हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ी है, लेकिन दुनिया भर में हुई है। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। काश्तकारों की फसलें जो हैं उनको अच्छी कीमत दे रही हैं, उनको कुछ तकवीत और उनको आसानी हुई है। उन्हें कुछ फर्टिलाइज़र खाद का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके लिए भी हमने मौसर इक़दाम किए हैं। और आप देखें कि इससे सिर्फ एक ही तबका मुतासर हुआ है जो तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं और इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन एक साल मुश्किल है, आप देखेंगे इसी 2022 में ही महंगाई का लेवल बहुत नीचे आ चुका होगा। बाकी सारे इंडिकेटर्स हमारे हक में है, एहसास प्रोग्राम हो, एक्सपोर्ट में इजाफा हो, आपकी ओवरऑल सेनेटर साहब वो कह रहे हैं कि अभी इसी साल जो है वो महंगाई नीचे आ जाएगी। कोविड का इन्होंने जिक्र किया कि अवश्य पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो है वो सूरत हाल इकोनॉमीज की बुरी रही है। अब ये जो कोविड की ही बात कर लें, जिसका क्रेडिट हुकूमत लेती है कि हमने बड़े अच्छे तरीके से हम इससे नबर्द आजमा हुए हैं, आप लोग क्या डॉक्यूमेंट है जो इसमें पार्लियामान में ला रहे हैं कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से? क्या आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ें आई हैं, या सारा वो जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में है वही इटसेल्फ मुंह बोलता सबूत है? देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो तो ज़ाहिर है उसको बेंचमार्क ही करके ही हमने अपनी सारी दलील उस पर बिल्ड की है।
तो ये जो है कि वो मेन चीज़ तो वही है। उसके बाद जो है वो बाकी जो है उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने ब्रीफिंग दी है कि जो भी हमारा उसके ऊपर स्टांस है। जहाँ तक बात रहेगी इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट की, देखें जब हमारी हुकूमत का आखिरी साल था तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी 5.8%, और उसके ऊपर हमें बहुत बुरा भला कहा गया था कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक नहीं है, इसके अंदर ये मसला है वो मसला है। अब फतियाना साहब तो कह रहे हैं 5% से ऊपर हो तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो वही हमें शाबाश देने के बजाय हमें बुरा भला कहा गया, हमें कहा गया कि लेकिन अगर बेस ईयर चेंज करके देखें तो वो पीएमएलएन वाली भी 6.1% हो जाती है। 6.1% हो जाती है। डार साहब ने उसको अपनी ट्वीट भी की हुई है, तो वो फिर हमारी भी 6.1% हो जाएगी। लेकिन बात ये है एट द एंड ऑफ द डे जब हमारी ग्रोथ रेट अच्छी थी तो उस वक्त इन्फ्लेशन 4-5% के ऊपर थी। ये मेन चीज़ है। आवाम के ऊपर उसका प्रेशर इतना नहीं था जितना अब है। फिर जो इन्होंने बात की कि जी कोविड है, अब बात यह है कि कोविड ठीक है लेकिन हमारी बारी जो है वो वॉर ऑन टेरर थी, लोड शेडिंग थी, हमारे मसाइल और थे। हमारे मसाइल इससे ज़्यादा संजीदा थे। आपको पता है वॉर ऑन टेरर रोज़ाना, मैंने उस दिन स्टैटिस्टिक चेक किया, अप्रैल 2013 में 17 बम धमाके हुए थे पाकिस्तान में। 17 हर दूसरे दिन आप समझ लें एक धमाका हो रहा था। और जब हम छोड़ के गए तो पूरा आप अगस्त के महीने में एक भी धमाका नहीं हुआ। तो वो जो है वो उन चीज़ों को अगर आप सामने रखें, फिर आप जो डेवलपमेंट हमने की, आप देखें हमने कर्जे ज़रूर लिए लेकिन आप डेवलपमेंट चेक करें कि हमने कितनी की। 1700 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई, डैम बनाए। तो आप कह रहे हैं कि आपके दौर में इन्फ्लेशन भी कम थी और साथ ही साथ हर दौर के मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने बहुत ज़्यादा लगाया। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कोरोना रिलीफ फंड और ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उस पर हम बात कर रहे थे। चौधरी साहब ये बताइए कि जिस तरीके से 1.38 बिलियन की कहा जा रहा है बेज़ाब्तगियाँ इसमें देखी गई हैं, 40 बिलियन एम्बेजलमेंट, 78 मिलियन के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि कराची की एक कंपनी को दिए गए जो कि एलिजिबल ही नहीं थी। 50 मिलियन जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीद में ही गायब हो गए। तो ये इसका कोई हिसाब किताब लिया जाएगा? ये रिपोर्ट तो बड़ी वाज़े है और जहां जहां जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं वो इसमें बताई जा रही हैं, तो इस पे ऑपोजिशन क्या कर सकती है? ये कराची की जो कंपनीज हैं, इनके जो खुरे हैं वो किसी बड़े घर की तरफ जाते हैं। जो कराची की कंपनी है, ये देखने वाली बातें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी। अब मुझे ये बताएं कि पहले कौन सा बड़ा घर चौधरी साहब? काफी बड़े घर हैं। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, इनको कोविड की वजह से रिलीफ मिला है। $2.5 अरब एक मिला है कोविड की वजह से, $1.5 अरब एक मिला है। और उसका जो एक्सपेंडिचर है ये यहाँ पे बताते हैं एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम आपने एहसास प्रोग्राम रख लिया। उसमें जो वसीला सेहत था या वसीला रोजगार था उसको आपने नए नए नाम दे लिए। आपका अपना कोई प्रोग्राम बताएं, ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो बता रहे हैं ग्रोथ, महंगाई भी दो किस्म की है, तबकाती इशू है महंगाई का। एक वो तबका है जो बड़े बड़े मॉल्स में जाता है, चीजें उठाता है और वो उसमें टोकरी में रख लेता है या वो उसमें रख लेता है, चीजों की कीमतें नहीं पूछता। एक वो है जिसने रोज आटा खरीदना है, चीनी खरीदनी है, घी खरीदना है, 2 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल के अंदर डलवाना है और बिजली का बिल देना, दाल खरीदनी है। ये सारी चीजों की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ गई। आटा 35 से 70, चीनी 52 से 120 पे चली गई थी, अब चलो अब 110 पे खड़ी है। घी 160-180 से 400 पे चला गया, उस पे सेल्स टैक्स इन्होंने लगा दिया जो 450 पे चला जाएगा। तो बिजली का बिल देखें, हमारे दौर में 5 रुपए यूनिट था, फिर इनके दौर में 13 रुपए हुआ, अब 26 रुपए है। अब फिर इसी तरह से आप पेट्रोल देख लें, अब हमारे दौर में भी पेट्रोल महंगा हुआ था, $148 पे गया था, लेकिन हमने क्या सारा पास ऑन कर दिया था? नहीं, ये एक झूठी और जाली फिगर्स है। और अगर ये कोई ग्रोथ है तो मैं कहूंगा इट्स अ जॉबलेस एंड जॉयलेस ग्रोथ। इसका लोगों की जिंदगियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं।
आपने ये अभी रियाज फतेहाना साहब कह रहे थे कि इतने 1100 अरब दे दिया है भाई, ये वो शौकत तरीन ने हमारी जो बातें सुनी हुई थी उस वक्त की, कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने 1000 अरब रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट किया था, उस वक्त की बात है। आज आप वही उठाकर वही फिगर दोहरा रहे हैं, जिसका कोई आपको पता ही नहीं है, ना आगे का पता है। इनपुट सारी महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया है, खाद 9000 से 10,000 की डीएपी मिली है जिसकी कीमत 4600 रुपए है। इस वक्त यूरिया 3500 मिल रही है जिसकी कीमत ये भी कह रहे हैं कि भाई इसी साल आपको नजर आ जाएगा महंगाई कम हो जाएगी। पेस्टिसाइड्स पे आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है, ज़राई आलात पे आपने सेल्स टैक्स लगा दिया, सीड पे सेल्स टैक्स लगा दिया। आप करने क्या जा रहे हैं? वो इनपुट्स पॉसिबल ही नहीं। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। लोगों के दिए जा रहे, ट्यूबवेल्स के बिल नहीं दिए जा रहे, तो कैसे गुजारा करेंगे? ठीक, हर शब्द पे आपने तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। ये कराची बेस्ड कंपनी का आपने कहा कि बड़े घर की तरफ कोई इशारा किया, लेकिन आपने बताया नहीं वो बड़ा घर है किसका। लेकिन मुझे रियाज फतेहाना साहब ये जरा ये भी सुन लीजिए, ये जो कोविड रिलीफ फंड के हवाले से एक और इल्जाम भी लगा जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से लगाया गया है, वो क्या कहते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, बताइएगा। कोविड में जो पैसा, जो अमदाद जो है वो दी गई, गैर मुल्की अमदाद, उसमें से उन लोगों को जो है वो माहाना पैसे दिए जाते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट है, हम उसको पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। 1 अरब के करीब जो पैसा है वो इन ऐसे लोगों में तकसीम किया गया है जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, जो इनका गाली गलोच ब्रिगेड है। जी रियाज फतेहाना साहब, आपने सुन लिया कि सोशल मीडिया टीम को पैसे जा रहे हैं। 1 अरब वो कहते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इनको, जो गालम गलोच देते हैं लोगों को ट्विटर पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ ये इल्जामात अगर किसी और हुकूमत पे लगते तो आप खान साहब क्या कहते? ये जो अटॉर्नी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, यही तमाम चीजें अगर PMLN के दौर में आती या पीपल्स पार्टी के दौर में आते तो खान साहब का क्या मुतालबा होता? सादिया अफजाल साहबा, जहाँ तक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का तल्लुक है वो हमारी ही हुकूमत का है। अगर उसने कोई ऐसे अदाद शुमार पेश किए हैं तो यकीनन वो हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आए भी हैं, आएंगे, उस पर कोई किसी की माफ़ी नहीं होगी। आप एक बात याद रखें, इस हुकूमत ने किसी को माफ़ नहीं किया जिस पे करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, खा वो इस हुकूमत का हिस्सा ही क्यों ना हो। और इस सिलसिले में अगर कोई इसका जिम्मेदार होगा तो उसकी कतई माफ़ी नहीं होगी, ये आपको मैं पूरी यकीनदानी करवा सकता हूं। बड़ा खिलखिला के हंसे चौधरी साहब आपकी इस बात पे। जी, चौधरी मंजूर साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, इसलिए इनसे मेरी मोहब्बत का रिश्ता है, और वो और करे भी अपोजिशन सवाए हंसने की और कर भी क्या सकती है। तो गुजारिश ये है कि ओवरऑल आप देखें कि मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, यही परेशानी है। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ महंगाई है, लेकिन 5.37% GDP का ग्रोथ रेट इस पूरे रीजन में, लोग परेशान हैरान है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आप देख लें, दुनिया में लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान के इक़दामात, स्मार्ट लॉकडाउन के और बाकी सारे मामलात, यहाँ पे हमने काफ़ी कोरोना को भी कंट्रोल किया है, वैक्सीनेशन हम 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगा चुके हैं, और इस पर बहुत पैसा खर्च हुआ है। हमारा बहुत पैसा कोरोना अभी तो उन्होंने बताया कि आपकी 5.5% है, तो फिर इनके दौर की तो वो 6.1% रही है। उस वक्त कोरोना नहीं था जी, उस वक्त माशाल्लाह इनके सारा कुछ कंट्रोल में था। अब तो महंगाई होनी थी जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर हुई है, दुनिया की मेशतें बैठ गई हैं। कोरोना वायरस हम तो नहीं लाए, वो तो पूरी दुनिया में आया है, और उसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़े, उससे कैसे भी बच सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इतनी ख़राब नहीं, इतना अपोजिशन पेश कर रही है। महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन महंगाई जल्दी कंट्रोल होगी। दुनिया में जैसे जैसे महंगाई नीचे होगी, हमारे मुल्क में भी कम होगी। अगर वहाँ नहीं कम होगी तो यहाँ भी कम नहीं होगी। हम इस पर अच्छा, मुझे ये बताएं, चलिए मैं इस पर बात कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि आपने सही कहा कि ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल की अगर जहां तक बात है, आपने कहा आपकी हुकूमत के अंडर ये सब कुछ है, ये आग भी गए, बट इस पे कोई एक्शन भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे ऑडिटर जनरल को हमने फ्री हैंड दिया हुआ है और वो आज़ादी के साथ ऑडिट कर रहे हैं, छुपाते नहीं है किसी बात को। और ये मामला जैसे ही हुकूमत के इल्म में आया है, हुकूमत उसमें बिल्कुल इक़दामात कर रही है, आपने देखा होगा। और कहीं भी करप्शन होगी तो इसमें हम किसी को माफ़ करने वाले नहीं हैं। और ओवरऑल मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। एहसास प्रोग्राम दुनिया तारीफ इसकी कर रही है। पे लिया जाएगा। आपको हम देखें, हेल्थ बिल आपका कम हो जाएगा, आपका
स्कॉलरशिप हम अलग दे रहे हैं। सुन लिया है वो जो बात उन्होंने की कि भाई आप देखेंगे इसी साल फर्क भी पड़ेगा, और दूसरा ये कि आप जो 6.1 बताएं 5.8 बताएं, वो कहते हैं कि जी चैलेंजेस से फर्क थे, वो कोविड नहीं था, अंडर कंट्रोल उन्होंने कहा है कि सारी चीजें थी आपके दौरे हुकूमत में। ठीक है, चले ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमने मामलात को कंट्रोल में रखा हुआ था, और ये मैं अच्छी इस बात को वेलकम करता हूँ। बात ये है कि देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि कोविड-19 एक, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस हुकूमत के लिए। उसको डील करने के लिए जो उन्होंने काम किया, उसके अंदर ब्लूमबर्ग ने जो रैंकिंग इनको दी पूरी दुनिया में, वो 41st थी, 41वें नंबर पे आए। ठीक है, आप कोविड रेजिलियंस रैंकिंग है, आप गूगल कर लें जाके, उस पर आपको आ जाएगा 41st नंबर पाकिस्तान का। जो ये कह रहे हैं बार बार कि हम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये नहीं है, ये इस तरह की कोई बात नहीं। तो कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क भी पाकिस्तान नहीं, वो तो ऑलरेडी सस्ते थे ना, वो तो 2018 में भी सस्ते थे। आपने तो वो तो पिछले 74 साल वाले करके गए थे ना। बात ये है कि इस हुकूमत के अंदर तमाम जो आपके इकोनॉमी के इशूज़ थे वो नीचे गए, और कोविड आने से पहले ही नीचे चले गए। और उसकी उसकी वजह ये थी कि ना इनका कोई विजन था, ना इनके पास कोई प्लान था। इनका प्लान था असद उमर, और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। और वो मैं क्या कह रहा हूँ, इनके अपने लोग कहते हैं कि वो फ्लॉप हो गया। तो वो जो प्लान इनका था, वो जब बैठ गया तो इन्होंने उसको फीस शेख साहब को लाके बैठा दिया। वो IMF के बंदे थे, उन्होंने IMF को इंटरेस्ट सेफगार्ड किया। अब इन्होंने आगे एक मिनिस्टर अपना, वो भी पीपल पार्टी का लेके आए हैं, और वो उनको निस्बतन बेहतर मालूम है पिछले वालों से। तो थोड़ा मामला जो है वो सीधे होने लगे हैं इनकी पास परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए उसके हिसाब से। उन्होंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सब तो वो कह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे तो मैं ये कहूँगा, देखें कि ये जो एमनेस्टी है इसको ख़त्म करना चाहिए। ये एमनेस्टी अब मजीद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट को इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपने अपना सारा पंजाब का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका सत्यानाश कर लिया है। आप वहाँ पे बिल्डिंगों आप लाहौर से चलना शुरू करें इस्लामाबाद के लिए GT रोड पे, आपको लगेगा जैसे अब वो खत्म हो गया, वो हरिया, हर तरफ आपको क्या कहते हैं बिल्डिंग्स नजर आएंगे, घर नजर आएंगे। और इस तरह जो है आप अपने दुनिया में तो जो फार्म लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वो रूरल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वही आप खत्म करें, अर्बनाइजेशन जो है उसकी अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एमनेस्टी देनी है, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको दें, आप ये इनको दें, ये जो ऑलिव ऑयल वाले हैं आप IT वालों को दें, आप दें एमनेस्टी। मैं नहीं, एमनेस्टी तो अच्छी चीज़ है, ब्लैक मनी उसमें आगेगा, उसे इंडस्ट्री। हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल, ये जो खाने का है, उनको दें। डेयरी वाले जो है उनको दें, आप जिसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल काम हो। नहीं तो फिर ये टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इतना ज्यादा नहीं, टेक्सटाइल को तो करने की क्या जरूरत है? नहीं, टेक्सटाइल को बिल्कुल करना चाहिए, टेक्सटाइल बैकबोन है हमारा उसका। तो आपको क्या लगता है कि फिर रियल एस्टेट को क्यों इतना ज्यादा किया जा रहा है? मैं इसलिए रियल एस्टेट को किया जाता है क्योंकि ज़रा इसके अंदर जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने देखा, क्या कहते हैं कि बहुत सारे स्कैंडल जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है अभी रिसेंटली आए, और फिर ज़ाहिर है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसकी वजह से फिर दे ऑल मेक मनी एज वेल। अच्छा, यानी इनके अपने लोग भी काफी जो है वो रियल एस्टेट से और जो ताल्लुक रखते हैं। हाँ जी, बहुत सारे अपने लोग भी ताल्लुक रखते हैं। और फिर देखें, जो करप्शन की बात है ना, हम लोगों को 136वें नंबर पे मिली थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग, जो 170वें नंबर पे हम छोड़ के गए थे। अच्छा, जो अब 124 नंबर पे आ चुकी है। ओके, तो ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग वो है जिसको इमरान खान साहब ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दर्जनों दफ़ा कोट किया है जब वो अपोजिशन में थे। तो ये वही वाली चीज़ जो है वो अब उनके सामने आ गई है। चलिए, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। चौधरी साहब, ये भी ज़रा बता दें, आप तो हम प्रेसिडेंट साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि वो जानिबदार हैं या जो भी कुछ है, आपने कहा कि जी फोकस रखे अपना ऑपोजिशन और डिस्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन ये जो एकदम से कभी इमरजेंसी की कोई रूमर्स आना शुरू हो गई, कभी एक सदारती निज़ाम पे जो डिबेट चल निकली है, आपकी नज़र में इस डिबेट के पीछे कौन है? कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा, PTI आई थी तब भी ऐसे ही कहा जाता था कि सदारती निज़ाम बेहतर है। हर थोड़े अरसे के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा निज़ाम बेहतर है, और अब पार्लियामान में भी इसका जिक्र हुआ है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि PTI इसके पीछे है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मुहर्रिकात हैं इस बहस के? अच्छा, पहले तो वो रियाज फतेहाना
साहब से हमारा जमाना का ताल्लुक है, उनसे प्यार है, मोहब्बत है। मैं तो अकेला नहीं बल्कि पूरी इस कौम को समझ नहीं आ रही। वो किसी ने कहा था ना कि हंसे के रोए तेरी नुदरते ख्याल पे, हम कुछ समझ नहीं आती है इस कौम को कि हंसे के रोए इन पे। सारी दुनिया तो रो रही है, सारा पाकिस्तान तो रो रहा है। अब दूसरी बात ये है कि देखें ये चीजों को ना डाइवर्जन लगाते हैं। अब अगर सदारती निजाम की बात है, उसके दो तरीके हैं। एक तो आइन तोड़ दिया जाए, जिसने आइन तोड़ा था वो बाहर बैठा है। पीटीआई में तो करीबन 80% लोग उन्हीं के ही है। उनमें से किसी एक ने चू नहीं की कि उसको वापस लाएं या उसके साथ खड़े हैं हम। किसी में हिम्मत है तो ये कर ले। दूसरी बात, पाकिस्तान के आइन का ढांचा मुतय्यन है, वो जमहूरी होगा, वफाकी होगा, पार्लिमानी होगा। अब उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे के मोहर सबत कर दी है कि आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते बुनियादी ढांचे। इससे पहले क्या सदारती निजाम के मजे नहीं चखे? सदारती निजाम का मतलब क्या है कि इमरान खान चाहता है कि मुझे और इख्तियार दें, आप इसको बादशाह सलामत भी बना दें, ये इससे कुछ नहीं होगा। इख्तियार अयूब खान के पास थोड़ा था, वो सदर भी था, आर्मी चीफ भी था। ज़ियाउल्लाह के पास थोड़ा था, वो सदर भी आर्मी चीफ था। मुशर्रफ के पास थोड़ा था, वो सदर भी था, आर्मी चीफ भी था। अब याह्या खान के पास थोड़ा था, वो सदर भी था, आर्मी। लेकिन ये तो वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली। अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो फिर देखते आप क्या कर सकते थे। अभी वो कहते हैं हाथ बंधे में। 2/3 मेजॉरिटी नहीं। आपने अगर बुनियादी ढांचा तब्दील करना है तो आपको पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आनी पड़ेगी, आइन साज असेंबली लेकर आनी, असेंबली ना, बिल्कुल सही। वो फैसला कर सकती है कि इस बुनियादी ढांचे में तब्दीली। ये असेंबली 2/3 से भी बुनियादी ढांचा नहीं तब्दील कर सकती। अब दूसरी बात यह है कि देखिए इनका प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल कोई चीज ठीक से नहीं है। अगर आप इनकी खारजा पॉलिसी देखें तो इस वक्त पाकिस्तान जिस तन्हाई का शिकार है, आपको कश्मीर के ऊपर यहाँ पे वज़राए खारजा बुलाए थे, आप अफगानिस्तान के अलावा कश्मीर पे बात नहीं कर सकते। क्या नतीजा निकला उसका? इस्लामी ममालिक है, एक सऊदी अरब ने कहा कि मैं 1 बिलियन दिरहम दूंगा, बाकी किसी ने कोई चू भी की है, यहाँ पे किसी ने कोई बात की है? वहां से लेकर किसी एक शोबे में चले जाए। अभी रियाज फतेहाना साहब फरमा रहे, तो मुझे बताएं आटा स्कैंडल का क्या हुआ, मुझे बताएं चीनी स्कैंडल का क्या हुआ, पेट्रोल स्कैंडल का क्या हुआ, LNG स्कैंडल का क्या हुआ, मालम जबा का क्या हुआ, BRT का क्या हुआ, फेक स्टूडेंट्स एनरोलमेंट KP के अंदर हुई है उसका क्या हुआ, खैबर बैंक का क्या हुआ, वो एहतसाब कमीशन का क्या हुआ, कितने केसेस हैं, क्या हुआ है? किसी एक पे कोई इंक्वायरी हुई है? चीनी पे वो अब बना था कि हमें अब समझ आ गई है, हमने बना दिया है, क्या नतीजा निकला है? वो दंदनाते फिर रहे, सारे माफियाज आजाद। और हाँ, ये जरूर हुआ है इनका जो अभी वो एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी क्या नाम उसका आया है कि ये अरबोपति जरूर हुए इनके कुछ। ये ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने गुर्बत और इमारत में दुनिया के अंदर फर्क बताया। उसने कहा कि कोविड जो सुपर रिच हैं उनकी दौलत में $5 ट्रिलियन का इजाफा हो गया और 3 अरब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। और यही कैफियत पाकिस्तान में, ये जो पॉलिसियां नाफज कर रहे हैं, ये जो न्यू कॉन्स की पॉलिसीज है, इसका नतीजा यही है पाकिस्तान में। आप जरा किसी जगह पे जाकर तो देखें, इन्हें कहिए फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो आपने बहुत सारे स्कैंडल्स गिनवाए कि अगर उनके हवाले से हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो फिर ये इस पे भी नहीं होगा जो कोरोना रिलीफ फंड्स के हवाले से इंकशाफात सामने आए हैं। मैं सदारती निजाम पे पूछती हूँ आपसे फतेहाना साहब, लेकिन पहले मुझे बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ स्टेटमेंट्स अभी थोड़ी देर पहले आई हैं गवर्नर पंजाब सरवर साहब की। एक तो चले उन्होंने इतना माना, पीपल्स पार्टी चौधरी साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी PTI का वोट तोड़ रही है। फिर बड़े और अहम इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि 3 वजीर आजम इस मुल्क के मैंने बनवाए हैं, बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब भी अभी वजीर आजम जो है वो चौधरी सरवर साहब की वजह से बने। तो इन आपके सवालात का जवाब तो चौधरी सरवर साहब भी दे सकते हैं जिन्होंने ये बात कही है, क्योंकि उस वक्त मैं तो उनके पास मौजूद नहीं था, वही ये अपनी बात का जवाब देंगे। और दूसरा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है उनके नाम से, इसीलिए मैंने कहा अभी ताजा बयान आया तो पहले मैं आपकी राय जान लूं इस पे कि वजीर आजम इमरान खान साहब को चौधरी सरवर साहब ने बनाया।
ये तो चौधरी सरवर साहब इसका जवाब दे सकते हैं, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं है, ना इस पे तबसरा करने की पोजीशन में जो मेरे इल्म में नहीं है। और दूसरा ये कि मैं चौधरी मंजूर साहब का भी शुक्रिया अदा करता साहब वो कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब से लड़ाई मेरी हुई साफ पानी वाले मामले पे, और अगर ये ना होती तो फिर ऑब्वियसली वो पार्टी ना छोड़ते। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वापसी के लिए कोई राह तलाश की जा रही है? देखिए, हम जो है वो सियासी लोग हैं, तो हम तो जो है वो मतलब कि कोशिश हमारी ये होती है कि सियासत में जो है वो लोगों को साथ लेके ही चला जाए। तो यानी कोई मजायका नहीं होगा अगर वापस आ नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो वापस आना चाहिए, इसका फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया गए तो दोनों भाइयों के वीजे मैंने लगाए, यानी शहबाज साहब का भी और नवाज साहब का भी, और नवाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम चौधरी सरवर साहब ने बनवाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहला वज़ीर आज़म 1990 में बने थे, उस वक्त मेरा नहीं ख्याल चौधरी साहब सियासत में थे। दूसरी दफ़ा भी जब बने थे तो वो 1997 में बने थे। मेरा ख्याल है इनका शायद मतलब 2013 का है, तो 2013 का तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने बनाया था। हो सकता है कि वो ये कोई कड़ी जोड़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने लंदन का वीज़ा लगाया था तो फिर वो उधर आए थे, तो फिर इवेंचुअली वज़ीर आज़म बने, तो शायद इस तरह की कोई कड़ी जोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन वैसे मैं इस बात को कम्प्लीटली डिनाई वो करता हूं। ठीक है, वेरी क्विकली चौधरी साहब, बेनज़ीर साहिबा को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया, ये चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं। नहीं, देखिए, चौधरी साहब पीपल्स पार्टी में रहे हैं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 के अंदर बल्कि 84 के अंदर गई थी, तो चौधरी साहब उधर प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल ग्लासगो के या स्कॉटलैंड के। तो चौधरी साहब के साथ उस वक्त से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अच्छा ताल्लुक था। लेकिन मेरा ख्याल है ये फतियाना साहब की बात ठीक है, मेरा भी उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है, तो खुद ही वजाहत कर दें कि कैसे उन्होंने बनवाया तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि वो वहाँ के जैसे आप भी वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, आप करें खुद ही वजाहत कर देंगे जो उन्होंने बयान दिए उसका क्या मतलब है। स्कॉटलैंड ये फतियाना साहब सदारती, जब उन्होंने कौंसिल का जी बताइए, वो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक तो ये हुकूमत का हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो कि ये डाइवर्ट करें मामले को, आपको लगता है? ये एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है क्योंकि इमरान खान साहब के बहुत सारे बयानात आ चुके हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे चाइनीज़ निज़ाम पसंद है, फिर उन्होंने कहा मुझे टर्किश निज़ाम पसंद है, फिर उन्होंने किसी दिन कहा कि मुझे अमेरिकी निज़ाम पसंद है, फिर वो मतलब सऊदी निज़ाम भी उनको एक दिन पसंद आ गया था। तो उनके डिपेंडिंग अपॉन उन्हें मूड और ब्रेकफास्ट अच्छी थी बुरी थी या जो भी सुबह का, तो वो निज़ाम उसके हिसाब से तब्दील होता रहता है। तो अब बात ये है कि जो इक़्तिदार है वो ज़ाहिर है उनके हाथ से जा रहा है, इवेंचुअली तो ख़त्म ही होना है। आप कह रहे हैं ये भी एक डिस्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रैक्शन। और दूसरी बात आवाम को देखें, एक बात समझनी चाहिए कि जब ये मुल्क टूटा तब सदारती निज़ाम था, जब सियाचिन गया सदारती निज़ाम था, जब इस मुल्क के अंदर वॉर ऑन टेरर शुरू हुई और परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मैंने एक फ़ोन कॉल के ऊपर सब कुछ जो उन्होंने बातें मानी सारी मान गया और मैं ढेर हो गया, ये अपनी किताब में लिखा उसने, मैं नहीं कह रहा, तो वो सदारती निज़ाम था पाकिस्तान में। तो अगर आपको हादसात का बहुत शौक है, यानी एक्सपेरिमेंट्स तो माजी में हो चुके हैं, कुछ नया नहीं है और इसमें हो जाएगा। और एक मैं फतियाना साहब बस ये ऐड कर दूं, देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चलाने वाले अगर वही होंगे तो एग्जैक्टली मैं यही सवाल भी करने लगी थी फतियाना साहब कि ये कोई भी निज़ाम आप ले आए, ये आप बैड गवर्नेंस को किसी भी खाते में डाल दें कि अगर ये निज़ाम होता तो ऐसे ना होता और ये ना होता तो फिर ये चीज़ बहुत अच्छी तरक्की कर जाती। ये तो जो मर्जी निज़ाम ले आएंगे, लेकिन जब तक जो रूलर्स हैं, जो चलाने वाले हैं, वही सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो फिर तो कोई निज़ाम में डिलीवर नहीं करेगा। सादिया अफजाल साहब, असल में हुआ ये कि हुकूमत को चूँकि पीटीआई को वाहिद पार्टी की हैसियत से अक्सरियत नहीं मिल सकी, मजबूरन उन्हें इत्तेहादी जमातों का साथ लेना पड़ा, जिसकी वजह से हुकूमत की गिरफ्त मजबूत ना रह सकी। और अगले इलेक्शन में अगर अवाम चाहती है कि एक मजबूत गिरफ्त हो, दोबारा इमरान खान को 2 था अक्सरियत दे दें, तो मेरा ख्याल हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि सदारती निज़ाम की गुंजाइश, मैं चौधरी मंजूर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, पाकिस्तान की मौजूदा असम्बली लेजिस्लेटिव असम्बली है, आइन साज नहीं है। अगर आपको आइन बदलना है तो फिर आपको आइन साज असम्बली का इलेक्शन करवाना होगा, और 2/3 मेजॉरिटी भी हुकूमत के पास नहीं है, हो भी तो भी हम इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को नहीं बदल सकते। मौजूदा पार्लियामेंट को आइनी तौर पर अख्तियार ही नहीं है, ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में। और तीसरा, जहाँ तक तो लोग आपको लानी पड़ेगी अगर आपने ये पूरा ढांचा ही तब्दील करना है, लेकिन आप जाती तौर पे इसके हक में हैं क्योंकि आपके लोग जो हैं या वज़ीर आज़म साहब खुद जो हैं इसको डिनाई भी नहीं करते।
जी, मैंने अर्ज़ किया कि ऐसी कोई पार्टी में कभी बात नहीं हुई, ना पार्लिमानी पार्टी में और ना पार्टी की सतह पे, और मेरा ख्याल है उन्होंने बात की होगी, लेकिन असूली तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो फेडरल सतह पे हो बेहतर है, और हमें तो 18वीं तरमीम को भी अभी रिविजिट करना होगा, ताकि वफाक से जो अख्तियारात बहुत नीचे चले गए हैं, अब ना हम फेडरल रहे हैं ना कन्फेडरेशन की तरफ, अजीब सा हमारा निज़ाम खिचड़ी पक गई है, इसको भी हमें आइन को दोबारा दुरुस्त ठीक करना होगा। और इसके साथ साथ ये है कि 18वीं तरमीम को रिविजिट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इख्तियारात जो सूबों को गए हैं वो ज्यादा चले गए हैं, या क्या आपने ये क्यों कहा कि खिचड़ी पक गई है? इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि ना वफाकी निज़ाम हुकूमत रहा है, वफाकी निज़ाम हुकूमत में अपने कुछ चीज़ें, फेडरलिज्म एक बाकायदा फ़िलासफ़ी है, उस पर गौर करना होगा। और फिर ये कि हमें उसूली तौर पर यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने रीस्ट्रक्चरिंग, रिफॉर्म और रीऑर्गेनाइजेशन करना होगी। गवर्नेंस के निज़ाम को ठीक करने के लिए सिविल सर्विस का ढांचा नए सिरे से इस्तेमाल करना होगा, जो अवामी उमंगों के मुताबिक हो, ना कि कॉलोनियलिज्म का तसलसल हो। चलिए, आप कहते हैं कि इसी आइन को रिविजिट करें, ऑब्वियसली जो भी कमी बेशी है, बट पार्लिमानी निज़ाम ही इस मुल्क के लिए सही निज़ाम है। आप सेकंड करते हैं इस बात को? राइट, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब आपका, चौधरी मंजूर अहमद साहब आपका और रियाज फतेहाना साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।